हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्किल यार्ड्स। अभी तक जो हमने पिछले वीडियोस में कवर किया था वो था क्लास 12th का डेटाबेस वाला पार्ट, जिसमें हमने चैप्टर 7 कवर किया था, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा। आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 8 विच इज डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 के साथ। ये है हमारे पास चैप्टर 8 डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में जितने भी डेटाबेस के इंपॉर्टेंट टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, डेटा क्या होता है, कलेक्शन। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। बहुत सारे डेटा को जब पर्टिकुलर एक प्लेस पे कलेक्ट कर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर डेटा को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस, जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन कंटेन होती है, फैक्ट्स, फिगर्स। वो डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, पीडीएफ, सीएसवी फाइल्स, एनीथिंग्स। ओके, आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम एक एज अ कंटेनर यूज होता है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर्स के अंदर हमारे पास पर्टिकुलर फाइल्स होती हैं जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। फाइल सिस्टम जो है वो कंप्यूटर डिवाइस पे एज अ स्टोरेज यूनिट एक्ट करता है। उस स्टोरेज यूनिट में हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, और जो कंटेंट और डेटा जो हम स्टोर करते हैं वो किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, सीएसवी फाइल्स, पीडीएफ्स, जेपीजीज, एनीथिंग। हमारे पास एक एग्जांपल है, लाइक अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स। हमें डेटा स्टोर करना है दो डिफरेंट टेबल्स में, एक स्टूडेंट की टेबल होगी और एक अटेंडेंस टेबल होगी। उसके लिए जो सेपरेट टर्म्स हमें चाहिए होंगे, सेपरेट फाइल्स में हम स्टोर करेंगे। एक अटेंडेंस की फाइल होगी, एक स्टूडेंट्स की फाइल होगी, क्योंकि अटेंडेंस की फाइल का जो डेटा होगा उसमें हम ये डेटा स्टोर करेंगे कि उस पर्टिकुलर डेट पे स्टूडेंट प्रेजेंट था कि नहीं, और स्टूडेंट फाइल में जो डेटा होगा उसमें हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन और ऐसे पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे जिसकी हेल्प से हम बाकी इंफॉर्मेशन को गो थ्रू कर पाए। यहाँ पे जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं, रोल नंबर हो गया स्टूडेंट का, एस नेम, नेम ऑफ द स्टूडेंट, इट इज डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ गार्जियन, फोन नंबर ऑफ गार्जियन एंड द एड्रेस ऑफ गार्जियन। सो हमने बोला कि दो पर्टिकुलर टेबल्स में हम डेटा स्टोर करेंगे। फर्स्ट टेबल हमारे पास जो आती है वो स्टूडेंट टेबल है, जिसमें हमारे पास रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन नेम, गार्जियन फोन नंबर एंड गार्जियन एड्रेस। सेकेंड टेबल जिसमें हम स्टूडेंट की अटेंडेंस स्टोर करेंगे, वो टेबल हमारे पास डिफरेंट होगी। इफ उस टेबल को हम इस पर्टिकुलर टेबल में मर्ज कर देते तो हमारा फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट कर जाता है, क्योंकि हमारे पास जो अटेंडेंस टेबल होगी उसमें हम अटेंडेंस स्टोर करेंगे डेट, स्टूडेंट्स की पर्टिकुलर डेट पे। तो वहाँ पे मल्टीपल डेट्स होंगी, मल्टीपल डेट्स के साइड में, उनके पैरेलल में हमें ये शो करना होगा कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट उस पर्टिकुलर डेट पे प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो सेम सारे स्टूडेंट्स के लिए हमने इस टेबल में किया है, लाइक फॉर द डेट 1st September 2018 all the 6 students are marked present and absent accordingly, and for the date 2nd September all the students are marked present and absent accordingly. So अभी तो हमने फाइल सिस्टम में दो टाइप से डेटा स्टोर किया, दो पर्टिकुलर प्लेसेस पे, एक स्टूडेंट टेबल और एक अटेंडेंस टेबल में डेटा स्टोर किया फाइल सिस्टम्स में, दो पर्टिकुलर अलग अलग फाइल्स में। अब बात करते हैं कि फाइल सिस्टम में ड्रॉबैक्स क्या आते हैं, लिमिटेशंस क्या आती हैं। बिकॉज करेंट सिनेरियो में हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं, फाइल सिस्टम बहुत रेयरली ही यूज कर रहे हैं, तो कोई तो ऐसा ड्रॉबैक और बैरियर होगा जो हमें मूव ऑन कर रहा है डेटाबेस की तरफ। अब लिमिटेशंस क्या आती है हमारे पास फाइल सिस्टम की, हम वो देखेंगे। फर्स्ट लिमिटेशन इज डिफिकल्टी इन एक्सेस। लाइक लास्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जो डेटा फाइल सिस्टम में स्टोर होता है वो किसके हेल्प से एक्सेस कर पाते हैं, किसके हेल्प से हम उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, गो थ्रू कर पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हम राइट डाउन करते हैं, फिर उसकी हेल्प से हम डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे डिफिकल्टी क्या आती है कि हर एक पर्टिकुलर डेटा के लिए हमें अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं, एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इतना ईजी नहीं होते हैं लिखने में, सो एनीवन कैन राइट दैम। दिस इज द रीजन, दैट इज वाई ओनली के हमें डिफिकल्टी होती है उस पर्टिकुलर डेटा को फाइल सिस्टम में एक्सेस करने में। आफ्टर दैट डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी क्या होता है? जब एक पर्टिकुलर डेटा मल्टीपल प्लेसेस पे, अलग अलग जगह पे डुप्लीकेट हो जाता है, या फिर आपका सेम डेटा अलग अलग प्लेसेस पे प्रेजेंट है, कॉपी हो जा रहा है अलग अलग डेटा,
एक ही डेटा अलग अलग प्लेस पे जब डुप्लीकेट हो जाता है, कॉपी हो जाता है या फिर प्रेजेंट है, तो उस चीज़ को हम डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हमारे पास एक्सेस स्टोरेज बढ़ जाता है। कोई पर्टिकुलर डेटा इस जगह पे भी हमारे पास प्रेजेंट है, उस जगह पे भी हमारे पास प्रेजेंट है, एंड इस जगह पे भी हमारे पास प्रेजेंट है। तो जब ऑन एन एवरेज ऑन एन होल हम अपना स्टोरेज कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा स्टोरेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक ही डेटा हमारे पास 3 जगह स्टोर है। तो हमारी जो स्टोरेज स्पेस होगी वो कंटेन होती जाएगी और फिलअप हो जाएगी। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि डेटा रिडंडेंसी जो है हमारे पास फाइल सिस्टम्स में आती है। आफ्टर दैट डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है कि एक प्लेस में हमारे पास डेटा स्टोर है, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास अपनी फाइल में स्टोर है, और दूसरे जगह पे उसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की किसी और टीचर के पास उस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ स्टोर है। अब उस स्टूडेंट ने उस पर्टिकुलर दूसरे टीचर को इन्फॉर्म किया कि मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ में ये चेंजेस है, आप अपडेट कर दीजिए। उन पर्टिकुलर टीचर ने वो डेटा जो है वो अपडेट कर दिया अपने एंड पे, बट यहाँ पे मेरे एंड पे वो डेटा अभी भी सेम है। तो एक पर्टिकुलर डेटा जब दो अलग अलग एंड पे डिफरेंट फॉर्मेट्स या डिफरेंट वैल्यूज कंटेन करता है, उसको डेटा इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। ओके, फिर आता है हमारे पास डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन क्या होता है? अलग अलग फाइल्स में स्टोर डेटा को, अलग अलग फाइल्स में डेटा स्टोर्ड है, तो वो मैनुअल और ट्रेडिशनल तरीके से स्टोर्ड है। अब उस ट्रेडिशनल तरीके से स्टोर्ड डेटा को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों के फॉर्मेट्स डिफरेंट होंगे, दोनों की टेबल्स जो फॉर्म्ड है वो डिफरेंट होंगी, और उनको कंबाइन करना इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। दैट इज वाई फाइल सिस्टम का एक और लिमिटेशन हमारे पास जो आता है वो होता है डेटा आइसोलेशन। फिर आता है हमारे पास डेटा डिपेंडेंस। डेटा डिपेंडेंस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमारे पास डेटा स्टोर्ड है, अब कहीं और पे या फिर हमने बाद में चल के उस डेटा के फॉर्मेट को चेंज कर दिया, डेटा चेंज हो गया, डेटा का फॉर्मेट चेंज हो गया, कोई भी चेंजेस आते हैं, तो हमें उसे एक्सेस करने के लिए जो एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारे पास पहले था अब हमें वो चेंज करना पड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर डेटा से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, उस पर डिपेंडेंट होती हैं, लाइक एप्लीकेशन प्रोग्राम तो उस पर्टिकुलर डेटा उसके फॉर्मेट पे ही डिपेंडेंट है, तो जो भी चीज़ें उससे डिपेंड होती हैं उसको हम कहते हैं डेटा डिपेंडेंसी। फिर आता है हमारे पास कंट्रोल डेटा शेयरिंग। फाइल सिस्टम में हमारे पास कंट्रोल डेटा शेयरिंग होता है, क्योंकि हमारे पास फाइल सिस्टम में कुछ डेटा ऐसा भी होता है जो कॉन्फिडेंशियल होता है। कॉन्फिडेंशियल डेटा को हम हर किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते, लिमिटेड एक्सेस हमें रखना पड़ता है फॉर सेफ्टी पर्पस एंड सिक्योरिटी पर्पस। सो इस वजह से हमारे पास फाइल सिस्टम में कंट्रोल डेटा शेयरिंग होती है कि हम कंट्रोल्ड लेवल पे डेटा को शेयर करते हैं, और यही सारे लिमिटेशंस होते हैं हमारे पास जो फाइल शेयरिंग में हमारे पास आते हैं। फर्स्ट इज, देखते हैं हमने क्या देखा था। फर्स्ट इज डिफिकल्टी इन एक्सेस करने में डिफिकल्टी होती है, डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा आइसोलेशन, डेटा डिपेंडेंसी एंड कंट्रोल्ड डेटा शेयरिंग। ये 6 लिमिटेशंस हमारे पास हैं जो आती है हमारे पास फाइल सिस्टम में। आफ्टर दैट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट इन शॉर्ट में कोई भी चीज़ कह ले तो एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को स्टोर करने के लिए और मैनिपुलेट मीन्स अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, जो भी ऑपरेशंस हमें अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड हैं उन सबको परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें हम कुछ जो सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करते हैं जो वेल नोन है हमारे लिए, माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी, पोस्टिग्री एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं हम एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं। बात करें की कॉन्सेप्ट्स इन डेटाबेस सिस्टम, डीबीएमएस। की कॉन्सेप्ट्स हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या आते हैं? फर्स्ट इज डेटाबेस स्कीमा। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा क्या होता है? स्कीमा को हम ये मान लेंगे कि ये स्केलेटन है डेटाबेस का, वो स्केलेटन, वो स्ट्रक्चर जिसके बेसिस पे हम पूरा डेटा स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे, पूरे डेटा को सेग्रीगेट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो डेटाबेस स्कीमा इज ऑल्सो नोन एज द स्केलेटन ऑफ डेटाबेस, जिसके बेसिस पे हम पूरा डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, अकॉर्डिंगली जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा उसके बेसिस पे करेंगे। और ये स्केलेटन जो है हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि उसका टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। टेबल
कैसे बनेगी, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, कितने फील्ड्स हैं, उसमें क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है कोई रेस्ट्रिक्शन जो हमें टेबल में पुट ऑन करनी है। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, बाकी सारे जितने भी टर्म्स हैं वो आगे चल के आपको इस चैप्टर में पता लग जाएंगे। आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट डेटा कॉन्स्टेंट्स। डेटा कॉन्स्टेंट्स मैंने आपको अभी अभी बताया कि डेटा कॉन्स्टेंट्स ऐसी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जो हम उस पर्टिकुलर डेटा पे पुट ऑन करते हैं। लाइक आपको एक पर्टिकुलर रो में या फिर पर्टिकुलर कॉलम में सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है, तो वहाँ पे आप एक रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि इंटीजर टाइप की वैल्यू हमें स्टोर करनी है। तो जो रेस्ट्रिक्शन हम वहाँ पे लगाएंगे उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट। तो डेटा कॉन्स्टेंट क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन पुट ऑन डेटा इन द डेटाबेसेस to work accordingly. ओके, अब बात करते हैं हमारे पास मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी क्या होता है। मेटा डेटा क्या होता है? जो डेटाबेस स्कीमा हमारे पास आया उसकी कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हम जो है अपने पास स्टोर करेंगे। उस डेटाबेस की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे कि हाँ हमारा डेटाबेस का स्कीमा ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है, इसके डोमेन्स ये हैं, इसका जो है कॉन्स्ट्रेंट्स ये है। तो वो सारा डेटा जो हमारे डेटाबेस स्कीमा को डिफाइन करता है उसको हम कहते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा। उस पर्टिकुलर डेटाबेस के बारे में जितना भी एक्स्ट्रा डेटा हमारे पास होता है जिसकी हेल्प से हम उस डेटाबेस को प्रोसेस करेंगे उसे हम कहते हैं मेटा डेटा। डेटाबेस इंस्टेंस क्या होता है देखते हैं। जब हमने डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन किया तब डेटाबेस जो हमारा था बिल्कुल एम्प्टी था। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे जो डेटाबेस था हमारा उसकी सिचुएशंस कंडीशंस अलग थी। फिर थोड़ी देर बाद या फिर कभी और हमने उसमें डेटा पुट ऑन किया, डेटा इंसर्ट किया, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे डेटाबेस अलग था, अलग कंडीशन में था। तो जब टाइम टू टाइम डेटाबेस अपने अकॉर्डिंगली हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? डेटाबेस इंस्टेंस। द कंडीशन ऑफ डेटाबेस एट दैट पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज डेटाबेस इंस्टेंस। ओके, आफ्टर दैट इज क्वेरी। क्वेरी क्या होती है? जनरल लैंग्वेज में आप खुद ही बताइए क्वेरी क्या होती है। आपका कोई डाउट जिसे सॉल्व किया जाए, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है जिसे आपने पुट ऑन कर दिया और उसका आंसर आपको मिल गया तो वो आपकी क्वेरी हुई जो रिजॉल्व हो गई। डेटाबेस की लैंग्वेज में भी क्वेरी को हम ऐसे ही इंटरप्रेट करेंगे। आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है, आपको उसमें से कोई एक पर्टिकुलर एंट्री निकालनी है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप एक क्वेरी राइट डाउन करेंगे। क्वेरी क्या होगा? स्टेटमेंट होगा, एक्सप्रेशंस और वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होगा जिसको आप राइट डाउन करेंगे और डेटाबेस उसे अपने अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट करके या फिर अपने अकॉर्डिंगली गो थ्रू करेगा और डिजायर्ड आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। तो क्वेरी का काम क्या होता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन रेज करना जिसका आंसर अकॉर्डिंगली हमें डेटाबेस से प्रोवाइड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, हमें उन सारे स्टूडेंट्स के नेम्स जो हैं चाहिए जो प्रेजेंट थे 1 फरवरी 2000 को। तो डेटाबेस जितने भी स्टूडेंट्स 1 फरवरी 2000 को प्रेजेंट होंगे उन सारे स्टूडेंट्स का डेटा हमें प्रोवाइड कर देगा। तो जो हमने क्वेरी लिखी उसका हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल गया। आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है? जितने भी मैनिपुलेशन का मतलब सबसे पहले क्या होता है? चेंजेस। जितने भी चेंजेस डेटाबेस में हो रहे हैं हमारे पास, चेंजेस कब हुए? डेटाबेस क्रिएट हुआ वो हमारे पास कोई चेंज नहीं है क्योंकि वहां पे जो है डेटाबेस का क्रिएशन हो रहा है। अब जितनी भी चीजें डेटाबेस क्रिएशन के बाद वर्क करेंगी उन्हें हम एज अ चेंजेस और डेटा मैनिपुलेशन कंसिडर करेंगे। वेदर हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, डेटा को अपडेट कर रहे हैं या फिर डेटा को डिलीट कर रहे हैं, ये सब हमारे पास क्या होगा? डेटा मैनिपुलेशन। आफ्टर दैट इज डेटाबेस इंजन। डेटाबेस इंजन वो कंपोनेंट है जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स और डेटाबेस को कंटेन करता है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस क्रिएट कर पाते हैं, सारे टास्क हैंडल कर पाते हैं। बेसिकली इसे एक ऐसा कंपोनेंट कहेंगे जो डेटाबेस को रन करने में स्मूथली और सारे वर्क परफॉर्म करने में हमें हेल्प करता है। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है? डेटा मॉडल क्या होता है? सबसे पहली बात, डेटा मॉडल एक ऐसा मॉडल हो गया जो हमारे स्ट्रक्चर को, डेटाबेस को डिफाइन करेगा। ये तो हमने देख लिया कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो होगा वो डेटा मॉडल के हेल्प से, और डेटा मॉडल भी जिसे कहते हैं वो हो गया।
आफ्टर दैट रिलेशनल डेटा मॉडल क्या हो गया? रिलेशनल मतलब एक ऐसा डेटा मॉडल जिसमें हम कोई पर्टिकुलर रिलेशन स्टेब्लिश कर पाएँ, जिसमें हमें जो आंसर्स मिले हमारे क्वेरी के, जो डेटा मिले वो कोऑर्डिनेट कर पाएँ अकॉर्डिंगली, जो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो और ऑर्डर्ड फॉर्म में हो। तो वो डेटा मॉडल और डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि एक अटेंडेंस रिलेशन है हमारे पास जिसके एट्रीब्यूट्स हमें दिए गए हैं, स्टूडेंट रिलेशन है हमारे पास और गार्जियन रिलेशन है। इट मीन्स हमारे पास 3 टेबल्स हैं, गार्जियन, स्टूडेंट एंड अटेंडेंस। यहाँ पे हमने गार्जियन में देखा तो हमारे पास कौन कौन से प्राइमरी एट्रीब्यूट्स हमारे पास आ जाएंगे। जितने भी एट्रीब्यूट्स मतलब कितने कॉलम्स हैं जो हम गार्जियन टेबल में पुट ऑन कर सकते हैं। फर्स्ट इज गार्जियन आईडी। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट होगा, उसका पर्टिकुलर स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं तो आपको इजी होगा रिलेट करने में। फर्स्ट इज स्टूडेंट। स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर रोल नंबर होगा। आप सब स्कूल गए थे या फिर स्कूल जाते हैं तो आपका एक पर्टिकुलर रोल नंबर होता है जिसकी हेल्प से आपको इजीली आइडेंटिफाई किया जाता है। नहीं तो आपका कोई पर्टिकुलर नाम है, लेट अस सपोज आपका नाम राम है, तो आपका जो नाम है ये पॉसिबल है कि स्कूल में और भी बच्चों का नाम राम हो। तो उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपके क्लास में आपका रोल नंबर अलग होता है। तो जब आपका रोल नंबर अलग होता है तो आपको इजीली डिफ्रेंशिएट कर लिया जाता है बाकी बच्चों से, और उस रोल नंबर के बेसिस पे ही आपका सारा इंफॉर्मेशन, आपका सारा डेटा प्रोसेस किया जाता है। एस नेम, इट मीन्स स्टूडेंट नेम हमारे पास होगा स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन में, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ होगी और स्टूडेंट की गार्जियन आईडी होगी। मतलब जो स्टूडेंट का पर्टिकुलर गार्जियन होगा उसकी एक पर्टिकुलर गार्जियन आईडी हम क्रिएट करेंगे जो हमारे पास स्टूडेंट टेबल में मेंशन होगी। आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट गार्जियन टेबल। गार्जियन टेबल में गार्जियन आईडी होगी हमारे पास, गार्जियन नेम, गार्जियन का एड्रेस और गार्जियन फोन नंबर। थर्ड टेबल पे हम आते हैं जो है हमारी अटेंडेंस टेबल। अटेंडेंस टेबल में हमारे पास क्या होगा? स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का अटेंडेंस का स्टेटस होगा और अटेंडेंस की डेट होगी। अटेंडेंस टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है? रोल नंबर। वो पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम क्या है वो हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसके रोल नंबर की हेल्प से उसे सेग्रीगेट करेंगे और उसके सारे डेटा को गो थ्रू करेंगे। अटेंडेंस का स्टेटस, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और अटेंडेंस डेट कि किस डेट को वो स्टूडेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ये 3 टेबल्स हमारे पास हैं। हमने इनका रिलेशन देख लिया कि स्टूडेंट में हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं और उन एट्रीब्यूट का डिस्क्रिप्शन भी मैंने अभी आपको वर्बली बता ही दिया। ये टेबल आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। आफ्टर दैट अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि बार बार किस टेबल में कितने एट्रीब्यूट होंगे, कितने एट्रीब्यूट होंगे, कितने एट्रीब्यूट होंगे। बात करते हैं एट्रीब्यूट होता क्या है। टेबल में, एक पर्टिकुलर टेबल में जो कॉलम्स हमारे पास होते हैं उन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूट। कॉलम्स आर आल्सो नोन एज एट्रीब्यूट। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और पैरामीटर्स हैं जिसके हेल्प से हम डेटा को कैटेगराइज करते हैं। लाइक आपके पास स्टूडेंट का डेटा है, आपके पास किसी स्टूडेंट का डेटा में लिखा हुआ है 1, उसके बाद फोन नंबर लिखा हुआ है, गार्जियन नेम लिखा हुआ है, और ऐसे ही दूसरे स्टूडेंट का डेटा है जिसमें उसका नेम लिखा हुआ है, गार्जियन आईडी लिखा हुआ है। तो इस डेटा को कैटेगराइज करने के लिए आपने क्या है, पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए जिसको हम कॉलम और एट्रीब्यूट भी कहते हैं। आपने एट्रीब्यूट बनाया गार्जियन आईडी, आपने एट्रीब्यूट बनाया रोल नंबर, तो उस हिसाब से आप स्टूडेंट के डेटा को फिर कैटेगराइज करेंगे। आफ्टर दैट टपल क्या होता है हमारे पास? टपल्स आर ऑल्सो नोन एज रोज इन अ टेबल। टेबल में जितनी भी रोज हमारे पास होती हैं वो होती हैं टपल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल। डोमेन की बात करें, डोमेन क्या होता है? डोमेन में आपने अभी टेबल का डेटा डिफाइन किया कि टेबल का स्कीमा पर्टिकुलर ये होगा, एट्रीब्यूट्स ये होंगे, उन एट्रीब्यूट्स में वैल्यूज ये पुट ऑन की जाएंगी। आपने कॉन्स्ट्रेंट्स भी वहाँ पे लगा दिए कि ये पर्टिकुलर डेटा पे हम ये रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है, डेटा इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट वैल्यू होनी चाहिए, या फिर आपका स्ट्रिंग होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, ये सारी रेस्ट्रिक्शंस आपने लगा ली। उसके बाद वो सेट ऑफ वैल्यूज, पर्टिकुलर वैल्यूज किस डेटा टाइप की होंगी, कॉन्स्ट्रेंट्स तो आपने लगा लिया कि कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है हमारे पास, लेकिन वो एट्रीब्यूट में सेट ऑफ वैल्यूज किस डेटा टाइप की होंगी ये किस चीज के अंदर डिफाइन होता है? डोमेन के अंदर। डोमेन का एग्जांपल हमारे पास क्या है? स्टूडेंट रिलेशन में जो हमारा रोल नंबर एट्रीब्यूट है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा। तो जो डोमेन होगा हमारा रोल नंबर का, रोल नंबर एट्रीब्यूट का हमारे पास जो डोमेन आएगा वो होगा हमारे पास इंटीजर वैल्यूज।
ओके, डोमेन क्या होगा? डेटा टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। किसी भी एट्रीब्यूट के डेटा टाइप को हम किस चीज से डिफाइन करेंगे? डोमेन से डिफाइन करेंगे। डिग्री, डिग्री क्या होता है? द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ पर्टिकुलर टेबल इज नोन एज डिग्री। मतलब किसी भी टेबल में जितने कॉलम्स होंगे वो हमारा क्या डिग्री कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे गार्जियन टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 4। 4 एट्रीब्यूट्स कौन से हमारे पास है? गार्जियन आईडी, गार्जियन नेम, गार्जियन एड्रेस एंड गार्जियन फोन नंबर। तो ये 4 एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होंगे? डिग्री, जिसको हम क्या लिखेंगे? 4। कार्डिनलिटी क्या होती है? कार्डिनलिटी होती है द नंबर ऑफ टपल्स, मतलब कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे पास पर्टिकुलर टेबल में प्रेजेंट हैं, उसको हम कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल। यहाँ पे हमारे पास आता है 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। एक पर्टिकुलर रिलेशन, रिलेशन क्या होता है? टेबल हो गई। अब उस टेबल की ऐसी 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन सी हैं, ये हमें देखना है। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 जो हमारे पास क्या आती है? ईच एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हैज यूनिक नेम। हर कॉलम का एक यूनिक नेम होना चाहिए। अगर हमारे पास हर कॉलम का यूनिक नेम नहीं होगा तो हम उसे इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, एक रूल है कि हर एट्रीब्यूट का एक यूनिक नेम होना चाहिए। एवरी एट्रीब्यूट शुड possess अ यूनिक नेम। आफ्टर दैट सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज इमेटीरियल। मतलब जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं हम उन्हें किसी भी सीक्वेंस में प्लेस कर दें वो इमेटीरियल है, वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। चाहे आप रोल नंबर टेबल में पहले लिख लीजिए, दूसरे कॉलम में आप स्टूडेंट का नेम लिख लीजिए, या फिर आप फर्स्ट कॉलम में स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, सेकंड कॉलम में स्टूडेंट का रोल नंबर लिख लीजिए, वो वहाँ पे मैटर नहीं करेगा। डेटा अकॉर्डिंगली ही प्रोसेस होगा क्योंकि आपके पास डेटा ऑलरेडी सेग्रीगेट हो चुका है। आपको एट्रीब्यूट के सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है। After that, second property, each tuple in a relation is distinct. Each tuple in a relation, tuple को मैंने क्या बताया? पर्टिकुलर रो। Each tuple means each row. रो को हम tuple कहते हैं। अब इसमें हमारे पास बोला जा रहा है कि each tuple in a table is distinct, मतलब हर रो में अलग अलग डेटा होना चाहिए। डेटा रिडंडेंसी हमारे पास नहीं होनी चाहिए। डेटा रिडंडेंसी मैंने आपको क्या बताया था कि सेम डेटा 2 जगह पे स्टोर है, तो उस टेबल में डेटा रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हर टपल की वैल्यूज और हर टपल का डेटा अलग अलग होना चाहिए। आफ्टर दैट सीक्वेंस ऑफ टपल्स इन रिलेशन इज इमेटीरियल, मतलब किसी भी सीक्वेंस में आप टपल्स के रोज के डेटा को पुट ऑन कर दो वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, वो इवन वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। सीक्वेंस इज नॉट मैंडेटरी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि ऑल डेटा वैल्यूज इन एन एट्रीब्यूट मस्ट बी फ्रॉम द सेम डोमेन। आपके पास एक पर्टिकुलर कॉलम है, आप उसमें जितनी भी वैल्यूज पुट ऑन करेंगे वो सेम डोमेन से होनी चाहिए। मान लीजिए आपने गार्जियन फोन नंबर का एग्जाम्पल ले लिया। गार्जियन फोन नंबर में जितनी भी डेटा वैल्यूज आप पुट ऑन करेंगे वो सब फोन नंबर होनी चाहिए। उसमें अगर कोई दूसरा डेटा टाइप लाइक एड्रेस हमारे पास आ जाता है तो वो कंसिडर नहीं होगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि एक एट्रीब्यूट में सारा डेटा जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप का ही होना चाहिए। नाउ द second point is each data value associated with an attribute must be atomic. Atomic का मतलब होता है सिंगल, which cannot be divided further, जिसके सब पार्ट्स ना हो सके। लाइक डेट ऑफ बर्थ आपने स्टोर करी तो डेट ऑफ बर्थ को आप इस फॉर्मेट में भी तो स्टोर कर सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के आपने 3 पार्ट कर दिए। डे वाला कॉलम अलग क्रिएट कर दिया, मंथ वाला कॉलम अलग क्रिएट कर दिया एंड ईयर वाला कॉलम अलग क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे जितने एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हमें इस तरीके से क्रिएट करने हैं कि वो फर्दर डिवाइडेड ना हो सके, जिनकी वैल्यू एटॉमिक हो। अगर हमने एक एट्रीब्यूट बना दिया तो ये हमारे पास रूल आ जाएगा, प्रॉपर्टी आ जाएगी कि हम उसे फर्दर सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, नो एट्रीब्यूट कैन हैव मेनी डेटा वैल्यूज इन वन टपल। एक पर्टिकुलर टपल में कोई एट्रीब्यूट के एक से ज्यादा वैल्यूज, एक से ज्यादा मैक्सिमम हम लिमिट लगा सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम 2 वैल्यूज पुट ऑन कर सकते हैं, बट इन सर्टेन कंडीशंस जो हम खुद से डिफाइन करेंगे। लेकिन हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। लाइक इन द कंडीशन ऑफ मोबाइल नंबर, लाइक गार्जियन मोबाइल नंबर, आपके पास क्या है 2 फोन नंबर्स हो सकते हैं, बट लेकिन आप स्टूडेंट नेम में पुट ऑन करोगे अपना डेटा तो वहां पे आप क्या करना है, आप 2 नेम नहीं रख सकते। आप स्टूडेंट के 2 नेम पुट ऑन नहीं कर सकते, बट गार्जियन फोन नंबर में आप स्टूडेंट के 2 फोन नंबर
पुट ऑन कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा रखी है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम अपने अकॉर्डिंगली प्रोसेस करेंगे. And the fourth point is a special value null is used to represent values that are unknown or non-applicable to certain attributes. एक स्पेशल वैल्यू जिसे हम नल वैल्यू कहते हैं, वो मान लीजिए आपके पास कोई अननोन वैल्यू है. अननोन वैल्यू हमें क्या डिफाइन करेगी कि आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू पता ही नहीं है या फिर आपके पास डेटा नहीं है उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में पुट ऑन करने के लिए. वहां पे हमारे पास एक स्पेशल वैल्यू जो है वो पुट ऑन होगी जिसे हम नल कहते हैं. नल हमारे पास कहाँ यूज होगा? जहाँ पे या तो हमें वैल्यू पता नहीं है या फिर हमें वो वैल्यू एग्जिस्ट करती नहीं है, वहां पे उस पर्टिकुलर प्लेस में हम क्या यूज करेंगे? नल. आफ्टर दैट बात करें कीज इन रिलेशनशिप, रिलेशनल डेटाबेस. कीज क्या होती हैं? रिलेशनल डेटाबेस में क्या पर्टिकुलर कीज हमारे पास है? रिलेशनल डेटाबेस में हमारे पास कितनी कीज है पहले तो हम ये देख लेते हैं. रिलेशनल डेटाबेस में हमारे पास 4 कीज है: कैंडिडेट की, प्राइमरी की, कंपोजिट की एंड फॉरेन की. कीज क्या होती हैं? टपल विद इन अ रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट, ये हमने देख लिया था. ये हमने देखा था कि एक टपल में सारे टपल्स अलग अलग होनी चाहिए और एक टपल में ज़्यादा वैल्यूज नहीं होनी चाहिए. की क्या होती है? की हमारे पास वो पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है जो हमें डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई और जिस तरीके से हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उसको प्रोसेस करने में हेल्प करती हैं. अब हमारे पास जो कीज आती हैं वो 4 कीज हैं: कैंडिडेट, प्राइमरी, कंपोजिट एंड फॉरेन की. कैंडिडेट की क्या होती है? द कीज विच आर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई डेटा आर नोन एज कैंडिडेट की. वो कैंडिडेट की कैसे हम समझेंगे? मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है रोल नंबर, तो रोल नंबर को या फिर स्टूडेंट के नेम, मान लीजिए स्टूडेंट नेम आपने अपने पास ले लिया और स्टूडेंट नेम को आप कैंडिडेट की कंसिडर करें क्योंकि वो हमें उस पर्टिकुलर टेबल के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है, हेल्प आउट कर रहा है. एक रिलेशन में यहाँ पे हम देख लेते हैं हमने क्या लिखा है. अ रिलेशन कैन हैव वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट टेक्स डिस्टिंक्ट वैल्यूज. हमारे पास एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं रिलेशन में जो अलग अलग वैल्यूज लेते हैं. अगर उनमें से किसी भी एट्रीब्यूट ऐसा है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है उस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर रो को या फिर टपल को उस पर्टिकुलर रिलेशन में, तो उन कीज को हम क्या कहते हैं? कैंडिडेट कीज. The attributes which are used to uniquely identify the tuples in a relational database are known as candidate key. Now talking about primary key. अब हमने ये तो देख लिया कि यूनिकली आइडेंटिफाई कैंडिडेट की कर देती है, बट प्राइमरी की क्या करती है? Out of one or more candidate keys, the attribute chosen by the database designer to uniquely identify tuples in a relation is called primary key of that relation. हमारे पास जो कैंडिडेट कीज थी वो एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है. आपके पास 2 कैंडिडेट कीज हैं, एक है आपके पास स्टूडेंट रोल नंबर और एक है आपके पास स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ. स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ कुछ सिनेरियोज में कोइंसिडेंटली सेम हो सकती है, तो आपके पास एक नया एट्रीब्यूट क्रिएट कर लेते हैं, स्टूडेंट आईडी. स्टूडेंट आईडी जो है हमारे पास वो न्यूमेरिक और कैरेक्टर फॉर्मेट में कंबाइनली होगी और स्टूडेंट रोल नंबर एज अ न्यूमेरिक फॉर्मेट में होगा हमारे पास. अब इन दोनों की हेल्प से हम स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. 2 कीज हमारे पास है, लेकिन जो कि डेटाबेस डिजाइनर जो उस डेटाबेस को डिजाइन कर रहा है, हैंडल कर रहा है, डिसाइड करेगा कि ये इस पर्टिकुलर की, ये ही एक पर्टिकुलर की जो है पूरे टपल्स को, सारे टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, जो कि डेटाबेस डिजाइनर, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि जो कि डेटाबेस डिजाइनर सिलेक्ट करता है कि यही पर्टिकुलर की सारे टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, वो की हमारे पास होती है प्राइमरी की. प्राइमरी की कैन बी कैंडिडेट की. प्राइमरी की कैंडिडेट की हो सकती है, लेकिन कैंडिडेट की कैन नॉट बी प्राइमरी की. कैंडिडेट की को हम प्राइमरी की नहीं कह सकते क्योंकि कैंडिडेट की देयर इज नॉट ओनली सिंगल कैंडिडेट की. एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की नहीं होती. हमारे पास टेबल में एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द डेटा ऑफ दैट टेबल. कैंडिडेट की हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करती है टेबल को, ठीक है. प्राइमरी की भी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, लेकिन प्राइमरी की इज
selected by the database designer. After that, talking about composite primary key. कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ऐसा टेबल है जिसमें कोई ऐसी पर्टिकुलर की नहीं है जो उस टेबल के टपल्स को, टेबल के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, तब हम दो की या दो से ज्यादा कीज का कॉम्बिनेशन लेते हैं, उस कॉम्बिनेशन को हम एज अ प्राइमरी की यूज करते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन हमारे पास दो कीज का आएगा जो एज अ प्राइमरी की वर्क करेगा, उसे हम कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। और कंपोजिट प्राइमरी की में हम मोर देन वन, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं एज अ प्राइमरी की। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की, मान लीजिए आपके पास टेबल है, आपके पास स्टूडेंट टेबल था जिसमें आपके पास रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ और गार्जियन आईडी थी। आपने स्टूडेंट रोल नंबर को प्राइमरी की बना लिया क्योंकि स्टूडेंट रोल नंबर ही है जो स्टूडेंट के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, हर एक टपल को। आपके पास गार्जियन आईडी भी है। आपके पास दूसरा टेबल था गार्जियन टेबल। गार्जियन टेबल में हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स थे? 4 एट्रीब्यूट्स थे, गार्जियन आईडी, गार्जियन नेम, गार्जियन फोन नंबर एंड गार्जियन एड्रेस। उन 4 एट्रीब्यूट्स में उस गार्जियन टेबल के डेटा के टपल्स को कौन यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा? जो सबके लिए डिफरेंटली वर्क करता है, वो है हमारा गार्जियन आईडी। तो गार्जियन आईडी जो हमारे पास है वो एज अ प्राइमरी की वर्क कर रहा है, कौन से टेबल में? गार्जियन टेबल में। जब वो एज अ प्राइमरी की गार्जियन टेबल में वर्क कर रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर की जो गार्जियन आईडी प्राइमरी की हमारे पास गार्जियन टेबल में वर्क कर रहा है, वो की हमारे पास किस में है? स्टूडेंट टेबल में भी है। तो स्टूडेंट टेबल में हम उस की को किस वे से रिप्रेजेंट करेंगे? हम उसे एज अ फॉरेन की रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर की जो अपने टेबल में तो है ही और दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की, दूसरा टेबल जो उस टेबल से लिंक है, उस टेबल में एज अ प्राइमरी की वर्क कर रही है, ऐसे की को हम क्या कहते हैं? ऐसे की को हम कहते हैं फॉरेन की। अब हमें समझ में आ गया फॉरेन की हमारे पास कौन सी होती है। तो आज हमने जो देखा वो हमारे पास थी 4 कीज, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की एंड फॉरेन की। 4 कीज हमने पढ़ ली। आज का डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स का जो चैप्टर है वो हमारे पास खत्म होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? फाइल सिस्टम क्या था? डेटाबेस क्या होता है? फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम की लिमिटेशंस क्या होते हैं? एक्सेस में डिफिकल्टी, डेटा रिडंडेंसी, डेटा आइसोलेशन, डेटा इनकंसिस्टेंसी, कंट्रोल डेटा शेयरिंग। ओके, आफ्टर दैट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? डेटाबेस स्कीमा हो गया आपके पास, डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट्स हो गए, मेटा डेटा, डेटाबेस इंस्टेंस, क्वेरी, डेटाबेस इंजन, डेटाबेस मैनिपुलेशंस। रिलेशनल डेटा मॉडल कौन सा होता है? और की और रिलेशनल डेटा मॉडल्स में की कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं? लाइक एट्रीब्यूट हो गया आपके पास, टपल हो गया, डिग्री हो गया, डोमेन हो गया, कार्डिनलिटी हो गया। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दी कि एट्रीब्यूट्स के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे पास रहेंगे। आफ्टर दैट कीज कौन कौन सी होती हैं? कैंडिडेट की, प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की एंड फॉरेन की। आज का तो ये चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो गया। अभी तक तो देखा हमने चैप्टर 8 दैट इज डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। आफ्टर दिस हम जो नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे वो होगा एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में हम कवर करेंगे कि कैसे क्वेरीज राइट डाउन की जाती हैं जिससे हम डेटा रिट्रीव कर पाते हैं और क्या की कंपोनेंट्स होते हैं उस डेटा में, वो सारी चीज़ें। जो भी हमने चैप्टर कंप्लीट किया वो था हमारा चैप्टर 8। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 और जो चैप्टर हम कवर कर चुके हैं वो था चैप्टर 7। ये 3 चैप्टर जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट 20 मार्क्स जो क्लास 12th का वेटेज है बोर्ड्स में वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस भी हेल्ड कराएंगे। तब तक के लिए ये 3 चैप्टर अच्छे से पढ़िए क्योंकि 20 मार्क्स का वेटेज कवर हो रहा है आउट ऑफ 70। इफ आप 20 मार्क्स भी अच्छे से कवर करते हैं तो एक अच्छा खासा रेशियो आपके पास आता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।